आप सबको जोहार। आज 11 अक्टूबर है, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती। इस अवसर पर हम लोग उनको याद करें और उन संघर्षों को भी याद करें और उन मूल्यों को भी जो उन्होंने 1930 से लेकर 1978 तक जिया और देश में लागू करने की कोशिश की। इसको इसलिए भी याद करना आज जरूरी है कि हमारे देश के जो भी लोकतांत्रिक संघर्षों के नायक हैं या जिन लोगों ने भी भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको एक खास ढंग से हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। और उस कोशिश के खिलाफ अगर हमको खड़ा होना होगा तो हमको उन तमाम नायकों के विचारों को फिर से लोगों के बीच में ले जाना होगा। और वो विचार भारत का जो संविधान बना है उसके पीछे जो कुछ भी दार्शनिक रूप से अवधारणा है वो उन विचारों से वो जुड़ता है। इसलिए जयप्रकाश जी की भूमिका, जयप्रकाश जी का महत्व बहुत ज़बरदस्त है। तो उनको एक बार हम लोग याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। श्रीनिवास जी ने पूरे एक ऐतिहासिक संदर्भ में सारी बातों को रखा है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास को आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, इसलिए इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक चीज है। ये दरअसल कहने का क्या मतलब है और उसको आज क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है, उसके माध्यम से क्या बात कही जा रही है और वो कैसे हमारे जो आधुनिकतम संवैधानिक मूल्य हैं उसके विपरीत उसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस फर्क को थोड़ा हमको समझने की जरूरत है। एक बात तो मुझे ये है, भारत के अगर हम इतिहास को देखेंगे, सुदूर इतिहास को, आप राहुल कृत्यायन को पढ़ लीजिए, आप डी कौसम्बी को पढ़ लीजिए, आप आर.एस. शर्मा को पढ़ लीजिए, रोमिला थापर का एक कल्चरल पास्ट करके बहुत मोटी किताब है उसको पढ़ लीजिए, या आप उन सबको अगर छोड़ दीजिए तो जो मिडिल मार्ग के इतिहासकार रहे या जिनको दक्षिणपंथियों ने अपना समझा है उसमें यज्ञनाथ सरकार को भी अगर आप ढंग से पढ़ लीजिए तो क्या चीजें वो मैं करा। इसमें जवाहरलाल नेहरू की भी किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भारत एक खोज के नाम से इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है। अगर उसको हम पढ़ते हैं तो हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, क्या देख पाते हैं। दरअसल भारत में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हमारे पूरे दार्शनिक संदर्भों में अगर हम देखेंगे वेद काल से लेकर आज तक, अभी इसमें हम ईसाई और मुस्लिम विचारधारा और जो दूसरे धर्म है उनको थोड़ी देर के लिए अलग रख लेते हैं। जिसको आज हिंदू बताया जा रहा है या जिसको सनातन बताया जा रहा है, उस पर ही अगर हम केवल फोकस करके देखें तो दो विपरीत दार्शनिक विचारधारा हमको दिखाई देती है। एक विचारधारा दिखाई देती है जो ऋग्वेद के 13वें मंडल में जो नास्तीय सूत्र है उसके भीतर जो चीजें आई हैं और उसके आधार पर जो दर्शन का विकास हो रहा है। उसके बाद भारत में जो 6 दर्शन के स्कूल आए, जो थॉट के जो केंद्र बने, उसको अगर हम ध्यान से देखें और हम उपनिषदों को पूरे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो हम क्या देख पाते हैं। हम देख ये पाते हैं कि दो ढंग की विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। एक विचारधारा क्या है, जन की विचारधारा, और एक विचारधारा क्या है, धीरे धीरे वो आकर अभिजात की विचारधारा बनती है। मतलब एक जो शासक है उसकी विचारधारा है जो भौतिकवाद को नकारता है और अधिभौतिकवाद को स्वीकार करता है, और एक विचारधारा है जो वेदों में आती है। वेद की एक ऋचा में कहा गया है कि इस धरती को किसने बनाया मैं नहीं जानता, यह जो पूरी धरती है यह कैसे बनी इसका अता पता मुझे नहीं है। और उसके अंत में कहा गया है, वो लंबी ऋचा है, मुझे पूरी तरह से भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके अंत में कहा गया कि जिसने सचमुच यह धरती बनाई उसको भी यह पता है या नहीं पता है मैं नहीं जानता। कहने का आशय यह है कि जो अन्वेषण, जो खोज, जो दार्शनिक विचारधारा के भीतर मौजूद है
उसको अगर हम समझेंगे तब हम देखेंगे कि भारत में जो यह संविधान बना 1947 के आज़ादी के बाद और 1950 में जो लागू हुआ, इस संविधान में 3 विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इसमें गांधी की भूमिका है, इसमें उनके साथ रहने वाले तमाम लोगों की भूमिका है, इसमें जो क्रांतिकारी धारा के आंदोलन रहे हैं जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया उनकी भी बड़ी भूमिका है, और जिसकी भूमिका नहीं है वो इसमें आज तलाश कर रहा है कि इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं है। नहीं, सच्चाई यह है कि हमारा जो पूरा संविधान है वो भारतीयता की उस अवधारणा से, जिसको सांख्य दर्शन ने, जिसको वैशेषिक दर्शन ने और जिसको नास्तिक दर्शन ने, जिसमें चरवाक का दर्शन है और बहुत सारे जिसमें लोकायत की जो पूरी परंपरा है, जिसमें दामोदरन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी है, उससे अगर हम देखेंगे, और डी.डी. कौसम्बी तो उसके खैर सबसे बड़े प्रणेता है, अगर उसको हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि इस संविधान के भीतर उसको शामिल किया गया है। लड़ाई कहाँ पर है? लड़ाई ये है कि क्या हम जिसको आज की तारीख में आगे ले जाने वाले मूल्य हैं, आगे ले जाने वाली विचारधारा है, जो समाज की जड़ता को, जो समाज के अंधविश्वास को, जो उसके वैचारिक अंधविश्वास को नकार कर कुछ नए वैज्ञानिक ढंग से चीजों को आगे ले जाने के लिए तैयार है या नहीं। लड़ाई यहाँ पर इस संविधान को जो लोग नकारते रहे हैं, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो गोलवलकर हो, चाहे उसके बाद में वो सुदर्शन हो, जिन्होंने टीवी पर खुलकर कहा है इस संविधान के खिलाफ, इन सब लोगों को अगर हम देखेंगे तो इनकी विचारधारा में यह संविधान इसलिए अयोग्य है क्योंकि यह विचार भेदभाव को नहीं मानता, असमानता को नहीं मानता, यह समानता पर और बराबरी पर भरोसा करने वाला संविधान। और अगर आप देखेंगे तो जो भारत की जो ब्राह्मणवादी परंपरा है उसकी बुनियाद ही असमानता पर आधारित है। तो जिसको अम्बेडकर ने बहुत व्याख्या किया, उन्होंने कई 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें इस पर लिखी हैं, उसकी चर्चा करने की जरूरत है, उसको जरा गहराई में जाकर देखने की जरूरत है। और इधर जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसका विवरण है, राम मनोहर लोहिया ने उस पर बहुत काम किया है, और जयप्रकाश नारायण ने भी उस पर बहुत सारी बात की है। इवन गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में, अभी एक किताब आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आई, किताब तो 10 साल पहले थी, लेकिन अभी मैंने उसको पढ़ा, राममोहन, ये गांधी क्या नाम है उनका, बेंगलोर वाले जो हैं, रामचंद्र गुहा ने वो किताब लिखी है गांधी के जीवन का ऊपर। 2 वॉल्यूम में किताब है। एक वॉल्यूम है उनका जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने संघर्ष किया, वो लगभग 700 पेज, 650 पेज उस पर उन्होंने लिखा है, और बाद में फिर उतना ही 650 पेज उन्होंने लिखा है जो भारत में 1930 के बाद का घटनाक्रम है उस पर। उसमें साफ दिखाई देता है कि भारत में जातिवाद के उन्मूलन के लिए 2 लोगों ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया। एक संघर्ष है गांधी जी का, जो जिसके लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, और उसी दौरान गांधी जी पर पहली बार जानलेवा भी हमला हुआ, उसी यात्रा के दौरान। वो केरल से लेकर बंगाल तक की यात्रा थी, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की पूरी यात्रा थी। और दूसरी लड़ाई तो अम्बेडकर की चल ही रही थी, जो जाति उन्मूलन के नाम से जो उनकी किताब है, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट के नाम से आई है, और जो रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन के नाम से आई। कहने का तात्पर्य है कि जब हम समानता की बात करते हैं, जब हम समाज में सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, सहकार की बात करते हैं, जो हमारे आदिवासी समाज का मूलभूत जो बुनियाद है उसकी जब हम बात करते हैं, तब ये जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं इनको बहुत अखरने लगता है, और इनको लगता है कि यह जो बातें की जा रही हैं ये पश्चिम से आया है। दरअसल उनको पता ही नहीं है कि पूरब के भीतर, खासतौर पर भारत और चीन के भीतर कितने तरह के दार्शनिक संघर्ष हुए हैं, और उन दर्शनों के भीतर से किस ढंग से समानता के वैल्यूज निकले हैं, किस ढंग से सहकार के वैल्यूज निकले हैं, किस ढंग से आगे जाने के वैल्यूज निकले हैं, किस ढंग से वैज्ञानिक ढंग से सोचने के वैल्यूज निकले हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको हमको समझना है। जब हम धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद को समझने की कोशिश करते हैं तो दरअसल
हम अपने इतिहास के उन मूल्यों को, उस विचार को समझने की कोशिश करते हैं जिसको आज स्मृति लोक में पहुंचा दिया गया है, उसको हमारी याददाश्त से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं है। वो सारी चीजों पर जो चीजें लिखी गई हैं ज्यादातर भारत की दूसरी भाषाओं में लिखी गई हैं या अंग्रेजी में लिखी गई हैं, लोगों तक उसकी पहुंच नहीं है, लोगों को पढ़ने की आदत भी खत्म की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमको अगर संवैधानिक मूल्यों की बात करनी है, जिसका बुनियाद जैसा कि कबीर ने बताया कि ये दो वैल्यूज हैं जिसकी आज हम चर्चा करते हैं कि भारत एक समाज नहीं है, भारत एक संस्कृति नहीं है, भारत बहुत सारी संस्कृतियों का संगम है, बहुत सारी विचारधाराओं का एक संगम है, बहुत सारे विचारधाराओं का एक सहअस्तित्व है। इस सहअस्तित्व को अगर हम आगे ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं तो किस ढंग से करेंगे, उसको हमको आज समझने की जरूरत है। और एक बात करके मैं अपनी बात को आज ध्यान दूंगा, क्योंकि थोड़ा ये जो बातें हैं इसको थोड़ा विस्तार में जाकर और लंबी बातचीत करने की जरूरत है। वो बात मुझे ये कहनी है, देखिए 2014 में जो चुनाव परिणाम आए थे वो एक काउंटर रिवॉल्यूशन था। भारत में बहुत इसके पहले बहुत सारे चुनाव, हर चुनाव में सरकारें आई, सरकारें गई, उससे बुनियादी सरोकार नहीं बदले, लेकिन 2014 में बिल्कुल सुनियोजित ढंग से एक सत्ता लाई गई। भारत के कॉर्पोरेट ने, भारत के वर्चस्ववादी ताकतों ने और वैश्विक ताकतों ने, और उन सारी ताकतों ने मिलजुल कर इस सत्ता को स्थापित किया और भारत नाम का जो विचार है, भारत आइडिया ऑफ इंडिया जो है, इसके खिलाफ एक काउंटर रिवॉल्यूशन किया। उनका अपना एक आइडिया ऑफ इंडिया है, वो आइडिया ऑफ इंडिया असमानता पर आधारित है, वो आइडिया ऑफ इंडिया लोगों के साथ छुआछूत पर आधारित है, वो आइडिया ऑफ इंडिया हिंदू और मुसलमान और ईसाई और सिख के बीच में भेद पैदा करने पर आधारित है। वो भारत के नागरिकों के बराबरी और नागरिकपन के विचार से बिल्कुल जुदा है। तो ऐसी स्थिति में 2014 को हमको ठीक से समझने की जरूरत है, और उसकी जो पृष्ठभूमि शुरू हुई थी वो पृष्ठभूमि थोड़ा और पहले जाती है, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, जब गुजरात का दंगे हुए, और इन सारी चीज़ों को जब हम गहराई से देखेंगे तब हमको यह बात समझ में आएगी कि जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया था वो कितने महान लोग थे और कितने दूरदृष्टि से भारत को देखते थे और भारत को किस रूप में वो आगे ले जाना चाहते थे। उसके खिलाफ जो काउंटर रिवॉल्यूशन हुआ है उसको हमको समझने की जरूरत है, और इससे हमको टकराना है, और इससे टकराकर इस काउंटर रिवॉल्यूशन को फिर से नए रिवॉल्यूशन में परिवर्तित करना है। तभी हम इस संविधान की रक्षा कर पाएंगे, या भारत के विचार आइडियाज ऑफ इंडिया की रक्षा कर पाएंगे, या जो भारत के जो प्राचीनतम जो सहकार की भावना है, जो सद्भाव की भावना है, हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो यह एक विस्तृत लड़ाई है, यह एक वैचारिक लड़ाई है, क्योंकि वो वैचारिक रूप से उनके पास मीडिया है, उनके पास कारपोरेट है, उनके पास अखबार है, उनके पास किताब छापने के साधन है, उनके पास प्रचार का तंत्र है, उनके पास लोगों तक पहुंचने के लिए एक आधार तत्व भी विकसित हो गया। तो हमको इसके पैरेलल अपनी विचारधारा को संगठित करके उसको सही ढंग से लोगों को तक पहुंचाने पर लोग जागेंगे, क्योंकि भारत में यह तो पहली बार काउंटर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। पहला काउंटर रिवॉल्यूशन तो उसी समय हो गया था जब पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए फिर से ब्राह्मणवाद की विचारधारा को स्थापित किया था, मतलब मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के तुरंत बाद। तो वो एक काउंटर रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद भी अनेक रिवॉल्यूशन हुए, बहुत सारे काउंटर रिवॉल्यूशन हुए। वैचारिक रूप से मैं बोल रहा हूँ, राजाओं के आने और जाने के संदर्भ में नहीं, वैचारिक रूप से। उस वैचारिक रूप से हमको अपनी जो क्रांतिकारी विचार की धारा है उसको व्याख्यायित करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, और उसको एक ठोस आकार देते हुए आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक नए आर्थिक तंत्र को खड़ा करते हुए कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इसकी जरूरत है। तभी हम धर्मनिरपेक्षता को बचा पाएंगे, तभी हम बहुलतावाद को बचा पाएंगे, और तभी भारत के संविधान को बचाएंगे। बहुत बहुत